Hello students, again welcome in chemistry class। आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है और अच्छी भी चले। खूब मेहनत करो ताकि आप आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच सको। आपकी इस स्टडी में या इस स्टडी को और सरल इजी बनाने के लिए हम छोटे छोटे से वीडियोस आपको इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपके हर टॉपिक इजी हो जाए, इजी समझ में आ जाए। तो इसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और मोल कॉन्सेप्ट के एक नए टॉपिक पर आते हैं और वो टॉपिक हमारा होगा आज मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, तो हम अणु भार या मॉलिक्यूलर मास को अगर देखें कि क्या है ये, तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, अर्थात अणु क्या है? परमाणुओं का समूह। तो इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, वजन होगा, वो उसमें जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम होगा, अर्थात अणु में जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का योग होगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द मास which is equals to total mass of all atoms present in molecule, अर्थात अणु में जितने परमाणु हैं उन समस्त परमाणुओं के भारों को आप क्या कर दो? जोड़ दो। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मतलब है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसकी यूनिट होगी AMU पर मॉलिक्यूल। अणु के समस्त परमाणुओं के परमाणु भार का योग ही क्या है? अणु भार। तो हम मॉलिक्यूलर मास क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, अर्थात अणु के समस्त परमाणुओं का परमाणु भार का योग। जैसे CO2 का निकालें तो CO2 में आप देखेंगे एक कार्बन और दो क्या है? ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन चूंकि एक ही है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इनका सम लें तो 2 प्लस कितना हो गया? ये 32 और इनका सम आया 44 AMU पर मॉलिक्यूल। जस्ट ऐसा ही मान लो आपको C6H12O6 का कैलकुलेट करना है तो 6 इंटू 12 ये किसका हो गया? कार्बन, प्लस 12 इंटू 1 ये किसका हो गया? हाइड्रोजन, प्लस 6 इंटू 16 ये किसका हो गया? ऑक्सीजन। मतलब है कार्बन के 6 एटम्स थे, हर एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 12। हाइड्रोजन के 12 एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना है? 1। 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180 AMU और पर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, अर्थात अणु के समस्त परमाणुओं के परमाणु भार का योग ही क्या है? अणु भार। अणु भार आता है तो AMU पर मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको नोट करें। तो अभी आपने मॉलिक्यूलर मास देखा, अब हम देखते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु भार। तो मॉलिक्यूलर मास आपने देखा यूनिट है AMU पर मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूलर मास नंबर है अगर उसे ही ग्राम पर मोल यूनिट में रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करें तो वही क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम
यूनिट, इट इज एक्चुअली में इट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अर्थात यौगिक के 1 मोल, कंपाउंड के 1 मोल अणुओं, मॉलिक्यूल्स के टोटल मास को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम होते हैं, तो बस यूनिट का डिफरेंस है। तो अणु को ग्राम पर मोल यूनिट में इकाई में व्यक्त करते हैं, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, ग्राम अणुभार। ये 1 मोल अणुओं के वास्तविक भार को व्यक्त करता है। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल यूनिट, इट इज इक्वल टू द एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब है कि जीएमएम, तो मॉलिक्यूलर मास नंबर में ही आप क्या करना है, ग्राम पर मोल यूनिट को यूज करते हैं, या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जैसे ग्राम पर मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर 1 मोल के मॉलिक्यूल्स टू मोल मॉलिक्यूल पर मोल। तो इस तरह से जो आपको अणु भार मिलेगा, ठीक है, अणु का भार ग्राम, अच्छा ठीक है, तो अणु भार ये है ग्राम, सॉरी अणु भार संख्या जो दी है और उसमें आपको ग्राम मोल ऐसे ही, तो ये मॉलिक्यूलर मास नंबर अर्थात अणु भार संख्या ग्राम पर मोल में, तो वही क्या बन गया ये आपका GAM, या एक अणु का भार मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एक अणु का भार मतलब एक्चुअल मास जो है एक अणु का वो ले लें और उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 5.33 × 10⁻23 ग्राम पर मोल, और उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से मॉलिक्यूल पर मोल में, तो आपका आ गया 32.00 ग्राम पर मोल, अर्थात O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार जो है वो कितना हो गया, 32। तो सीधा सा है कि मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 32 है, लेकिन यूनिट का डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास AMU पर मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जब ग्राम में या AMU में मास दिए हो तब उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो आप इसे नोट कर लें। ओके, तो अभी आपने मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखा। अब हम एक और होता है फॉर्मूला मास और ग्राम फॉर्मूला मास। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल नहीं बनते, जैसे NaCl या जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं, सॉल्ट्स हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते बल्कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तो इनका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते, इनका एक स्वतंत्र अणु नहीं होता। तब ऐसे में इनके फॉर्मूला मतलब इनके जो मास है 1 यूनिट का, एक इकाई का जो मास है, द्रव्यमान है, उसे फॉर्मूला मास के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला मास अगर हम देखें तो क्या होगा कि मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात विद्युत अपघट्य के एक यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे NaCl क्रिस्टल है तो NaCl क्रिस्टल में NaCl है, तो हम उसमें NaCl यूनिट जो रिपीट हो रही है उसकी एक यूनिट मान लें तो वो हो गई हमारे पास, तो मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्य के एक सूत्र इकाई का द्रव्यमान। सीधा सा है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर मास ही फॉर्मूला मास है। तो NaCl के लिए कितना हो जाएगा 23, सोडियम का Cl का 35, तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 58.5 AMU पर यूनिट। और अगर हम फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास की बात करें, ठीक है, ग्राम सूत्र भार, बस फॉर्मूला मास को ही आप ग्राम पर मोल यूनिट में रिप्रेजेंट करें, मतलब सूत्र भार जो दिया है आपको उसी को ही ग्राम पर मोल, क्योंकि 1 मोल यूनिट का मास बन जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। समझ गए ना कि फॉर्मूला मास जो भी है उसमें ग्राम पर मोल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे NaCl का फॉर्मूला मास है
कितना होता है 58.5, मतलब ये है 58.5 ग्राम पर मोल यूनिट। तो इस तरह से ग्राम पर मोल लगा दोगे तो फॉर्मूला मास जो है वही बन जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। तो जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड ना हो, एसोसिएटेड ना हो, तो उसकी 1 यूनिट के मास को ही आप ग्राम फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है, विलयन में है, कोई विद्युत अपघट्ट जो है विलयन में है, अब वो डिसोसिएटेड होता है, टूट रहा है टुकड़ों में, या एसोसिएटेड होता है, उसके मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तब उस समय जो रिजल्टेंट यूनिट बनेगी उस डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण, वियोजन या समूहन के कारण जो विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो यूनिट बन रही है, उसके मास को हम ग्राम फॉर्मूला मास के फॉर्म में ही लेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है, जैसे फॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो इन इलेक्ट्रिक है, इफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड देन GFM गिवन बाय, अर्थात विद्युत अपघट्ट वियोजित हो रहा हो या संगुणित हो रहा हो, तो GFM को कैसे व्यक्त करोगे? अगर डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो ग्राम फॉर्मूला मास निकालोगे तो मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट जो है, मतलब मोल में लेना इसे आप ग्राम पर मोल में जो है, और उसमें कितने आयंस बन रहे हैं, ठीक है, कितने आयंस बन रहे हैं, मतलब होगा कि जैसे NaCl है तो कितने बन जाएंगे 2, या जो AlCl3 है तो 4, तो जो भी यूनिट है उस यूनिट से कितने आयंस बन रहे हैं वो, और उसका फॉर्मूला मास जो है ग्राम पर मोल में से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास आ जाएगा। अर्थात एक सूत्र की इकाई, एक बल्कि एक मोल कहें, एक मोल सूत्र इकाई का भार जो है बटा सूत्र इकाई के आयन, मास ऑफ 1 मोल फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है, ग्राम पर मोल अपॉन नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। जैसे आप इसे नोट करें, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज NaCl डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, मतलब विलयन में NaCl वियोजित हो रहा है, तो GFM ऑफ NaCl, तो हम क्या लिखेंगे 58.5 अपॉन 2, क्यों? क्योंकि NaCl में डिसोसिएशन से क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो सॉल्यूशन स्टेट में NaCl का जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो 58.5, जब 100% आयोनाइजेशन हो जाए। अगर 100% से कम होगा तो फिर आपको 1/2 फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो वहां पर देखेंगे। तो इस तरह हम यहां मान लें कि 100% है। मान लो मैंने कहा K4FeCN6 का क्या होगा GFM, तो हम क्या लिखेंगे, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है अपॉन टोटल आयंस कितने बनेंगे 5, क्योंकि ये डिसोसिएटेड होता है FeCN6 4 K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो इस तरह से अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, कोई भी विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होता है और उस समय हमें फॉर्मूला मास की जरूरत पड़ जाए, ग्राम फॉर्मूला मास, तो उसको देखना होगा कि वो कितने आयन में डिसोसिएटेड हुआ है। क्वेश्चन में 100% दे रखा होता है, नहीं दे रखा 100% तो वो आने 100%। इसी तो इस तरह से जैसे NaCl का आपने देखा, तो आपने देखा वो दो में इस तरह से डिसोसिएटेड हो सकते हैं, दो आयन बन रहे हैं, तो यहाँ आपने उसको डिवाइड कर दिया कि K4FeCN6 के 5 आयन बन रहे हैं, टोटल ये देख रहे हैं आप 4 और ये है, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी हो गई 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया आपने। तो इस तरह से जब डिसोसिएशन होता है तब आप इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो एसोसिएशन होता है, संगुणन हो रहा हो और फिर आपसे फॉर्मूला मास पूछ लिया गया हो, तो ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू, ठीक है, मोलर मास, जो भी है मोलर मास ऑफ यूनिट इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which are associated, मतलब है
इकाई का मूलर भार, एक मूल का भार मतलब गुणा संगुणन में भाग लेने वाले अणु। जैसे CH3COOH ये संगुणित हुआ, इसका एसोसिएशन हुआ, डाइमर बन गया। ये क्या बन गया? डाइमर, द्विलक, दो अणु जुड़ गए। अब मैंने कहा कि इसका एसिटिक एसिड का तो GFM किसका हमें निकालना है सॉल्यूशन स्टेट में। मान लो ये किसमें है? बेंजीन में ऐसा चल रहा है, 100% जो है डाइहाइड्रेशन चल रहा है एसोसिएशन। तो GFM कितना हो जाएगा? तो 60 तो इसका मोलर भार होता है 1 यूनिट का, और 2 यहाँ तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 123 ग्राम पर मोल। तो ये हमें ग्राम फॉर्मूला मास की जरूरत ज्यादातर वहां पड़ती है जहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद मान लो सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो फॉर्मेलिटी के यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। बाकी अगर नॉर्मल कैलकुलेशन आती है तो NaCl या KCl या किसी इलेक्ट्रोलाइट तो उसका मोलर मास ही उसका फॉर्मूला मास है। तो इस तरह से फॉर्मूला मास का मतलब है कि एक्चुअल में उसकी वन फॉर्मूला यूनिट क्या एग्जिस्ट करती है, अर्थात वो किस एक यूनिट के रूप में मिलता है, उसका टोटल मास ही उसका फॉर्मूला मास है। तो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास हो गया और फॉर्मूला मास एक फॉर्मूला यूनिट का मास हो गया। तो इस तरह से ग्राम फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर जो है मास आपने देखा, तो आप इसे नोट कर लें। तो आप इसकी जहां जरूरत पड़े वहां आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में यूज करें। ओके, तो आप नोट करें इसे।